मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्लासिफिकेशंस की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसके बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन और फीचर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, पूंजी लागत का वर्गीकरण हमने इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्पेसिफाइड कॉस्ट एंड कंपोजिट कॉस्ट, विशिष्ट लागत तथा संयुक्त लागत। विशिष्ट लागत का मतलब होता है जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, पूंजी ढांचा जब बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रतिभूतियों का संग्रहण करते हैं, अलग अलग जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसका कलेक्शन करते हैं। तो जब हम अलग अलग सिक्योरिटीज़ की कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि डेप्ट की कॉस्ट हमने अलग कैलकुलेट की, डिबेंचर कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का हमने अलग कैलकुलेशन किया, इक्विटी का हमने अलग से कॉस्ट की कैलकुलेशन की, तब वो सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी? स्पेसिफाइड कॉस्ट या विशिष्ट लागत। यानी कि हमने डेप्ट की कॉस्ट का अलग कैलकुलेशन किया, इक्विटी का कॉस्ट का अलग कैलकुलेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल का, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी उसका अलग कैलकुलेशन किया, तो वो तो कहलाएगी स्पेसिफाइड कॉस्ट यानी विशेष लागत। लेकिन जब हमने इन सब का एक साथ करके जब कैलकुलेशन की तो उसे कहते हैं संयुक्त लागत या कह सकते हैं कंपोजिट कॉस्ट। संयुक्त लागत का मतलब क्या हो गया? जब हम जितनी भी डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ थी उन सबको मिलाकर जब हम उसका एक साथ उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसे संयुक्त लागत कहेंगे, राइट। तो यानी कि हमने क्या किया, पूंजी के प्रत्येक जितने भी सोर्सेज होते हैं, जैसे चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे वो डिबेंचर हो, उनका अगर हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, अलग अलग गणना करेंगे तो वो कहलाएगी स्पेसिफाइड कॉस्ट। और जब हम उन सब की एक साथ, इन सभी सोर्सेज, इन सभी स्रोत का हम जब एक साथ कैलकुलेशन करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी संयुक्त लागत, राइट। बात करते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब हो गया औसत, यानी कि जितनी भी संस्था में, इंस्टीट्यूट में जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल कैपिटल, ठीक है, उस टोटल कैपिटल में जो आप कह सकते हैं अलग अलग जो सोर्सेज से जो हमने कैपिटल ली थी, अलग अलग सोर्सेज, इक्विटी, प्रेफरेंस से, जब हम उनका वेटेड एवरेज निकालते हैं, एक साथ ही हम उसका निकालेंगे एवरेज, तो वो क्या कहलाएगी? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो पूंजी कलेक्शन में आप देखते हैं, जो पूंजी कलेक्शन कैपिटल का कलेक्शन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि प्रत्येक स्रोत का हम वेटेज निकालेंगे, एक एक सिक्योरिटीज़ का, ठीक है। फिर हम उसका जो वेटेज निकालेंगे, अलग अलग जो निकालेंगे, उसी को क्या कहा जाता है? एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो पूंजी कलेक्शन में प्रत्येक स्रोत का अनुपात ही उसका वेट होता है या उसका भार होता है, उसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं? एवरेज कॉस्ट, कह सकते हैं औसत लागत की गणना की जाती है। जबकि ये जो मार्जिनल है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब आप जानते हैं, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम जो हमारे पास में फंड है उसके अलावा जब हम एक्स्ट्रा फंड की बात करते हैं, अतिरिक्त नए कोषों का जब हम प्रबंध करते हैं या अतिरिक्त नए कोषों का जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसे कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट होती है। यानी कि अगर हम मॉडर्न टाइप की बात करें, अगर मॉडर्न अगर जो मैनेजर्स हैं वो अभी जो डिसीजन लेते हैं कोई भी फिनेंशियल डिसीजन, उसमें आपकी ये मार्जिनल कॉस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी देखा। मार्जिनल का मतलब क्या? जो एक्स्ट्रा, अतिरिक्त इकाई, ठीक है। तो उसी तरह से है कि आप नए कोषों का जब आप व्यवस्था करोगे, ठीक है, नए कोषों की जब आप औसत लागत निकालोगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। और ये फिनेंशियल डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? मार्जिनल कॉस्ट का। हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट, यानी कि भूतकालीन और भावी लागत, नाम से ही पता चल रहा है हिस्टोरिकल, ठीक है। तो देखिए, भूतकालीन और का मतलब क्या हो गया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गई? जो कि आपको पुराने जो आप देखते हैं रिकॉर्ड है, आपकी जो पुरानी बुक्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो पुराने सारे जो आप कह सकते हैं रिकॉर्ड्स के जो एस्टिमेट बेस पे निकालते हैं, मतलब जो पुराने रिकॉर्ड्स के बेस पे जो निकालेंगे उसे तो कहेंगे हम भूतकालीन लागत, ठीक है। पुस्तकें हो गई आपकी, आपके जो पुरानी फाइल्स हैं उनके बेस पे आप कोई भी जो डिसीजन लेते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, ठीक है। और इसके ऑपोजिट बिल्कुल फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी? जो एस्टिमेट बेस पे आप लगाते हो, यानी अनुमान
अनुमान लगाते हो, भविष्य में तो क्या कर सकते हैं हम एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान के बेस पे जो लगाया जाता है वो कहलाएगी फ्यूचर कॉस्ट। और जो आपके पुराने रिकॉर्ड्स और बुक्स के बेस पे जो डिसीजन लिया जाता है उसके बेस पे जो कॉस्ट कैलकुलेशंस की जाएगी वो कहलाएगी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फिनेंशियल डिसीजन में आप जो हिस्टोरिकल कॉस्ट की तुलना में आप कह सकते हैं फ्यूचर कॉस्ट है उसको अधिक इम्पॉर्टेंट दिया गया है, यानी कि जो आपकी भूतकालीन लागत की तुलना में भावी लागत को अधिक इम्पॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कंपोजिट कॉस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इधर की यहाँ कंपैरिजन करें एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट की तो मार्जिनल कॉस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और हिस्टोरिकल कॉस्ट और फ्यूचर का कॉस्ट का अगर कंपैरिजन करें तो फ्यूचर कॉस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एस्टिमेट पता लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हिस्टोरिकल बुक्स के बेस पे और फ्यूचर यानी एस्टिमेट बेस पे। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत और अवसर लागत। देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी डिस्काउंट रेट होती है, क्या होती है डिस्काउंट रेट, जो आपके प्रोजेक्ट को आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट के जो एस्टिमेट जो कैश इनफ्लो होता है, कैश जो फ्लो होता है उसका आप कह सकते हैं प्रेजेंट मूल्य, यानी कि कह सकते हैं जो वर्तमान मूल्य और जो विनियोग मूल्य होता है दोनों बराबर होता है। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए जो स्पष्ट है उसके लिए हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा IRR में, IR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में देखा होगा कि वहाँ रेट कौन सी होती है जो आपकी बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस वैल्यू के बराबर वो रेट आती है। जो IR मेथड हमने कैपिटल बजटिंग में पढ़ा था उस कैपिटल बजटिंग की ही अकॉर्डिंग होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट या स्पष्ट लागत, कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके बराबर आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वो IRR, तो इसे कहते हैं स्पष्ट लागत। तो विनियोग की जो आंतरिक प्रत्याय दर है उसके बेस पे ये डिपेंड होती हैं। ठीक है, IRR बेस पे। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप सभी जानते हैं, अवसर लागत का मतलब क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी दो होती है उसमें से आप एक को सेक्रीफाइस करते हो और एक को अपनाते हो, तो वो जो सेक्रीफाइस होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए एक डेफिनेशन दी थी पॉर्टफील्ड ने, क्या दी थी, अवसर लागत किसी भी विनियोग अवसर में स्लगन आंतरिक प्रत्याय दर है जो उस परियोजना को स्वीकार कर लेने से या स्वीकार कर लेने पर अंशधारियों के भावी उपार्जन के रूप में छोड़नी होगी। जो आप छोड़ते हो वो क्या कहलाएगी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज में इसे कहें कि जो आपके पास वैकल्पिक अवसर होते हैं, जो आपके पास सेलेक्टिव कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होंगे, उसमें से आप एक को एक्सेप्ट करते हो और दूसरे को आप क्या करते हो, उसको छोड़ देते हो, तो वो कहलाएगी आपकी अवसर लागत कहलाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सब में दो दो इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, स्पेसिफाइड कॉस्ट और कंपोजिट कॉस्ट का। ठीक है, या पूछा जा सकता है कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी है, 4 इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाइड कॉस्ट, ठीक है, स्पेसिफाइड कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, थर्ड हो गई हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर, और फोर्थ हो गई है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। राइट, इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं फीचर की या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, पूंजी की लागत की विशेषता की। देखिए पूंजी की लागत की विशेषता को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिटर्न एट जीरो रिस्क, शून्य जोखिम पर अर्जन, जिसमें कोई रिस्क नहीं होगी, आपकी अर्निंग पे कोई भी रिस्क नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे आ रहा है प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क, यानी जो अगर आपने बिजनेस रिस्क ली, आपने व्यवसाय जोखिम ली, तो आपको क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फीचर्स हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, विशेषताएं हैं कि व्यवसाय जोखिम के लिए प्रीमियम, अगर आपने बिजनेस रिस्क ली तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। उसी तरह से तीसरा क्या है, प्रीमियम फॉर फिनेंशियल रिस्क, यानी वित्त जोखिम के लिए प्रीमियम, अगर आप कोई फाइनेंस की जोखिम लेते हो, रिस्क लेते हो, तो आपको उसमें कोई ना कोई प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, तो पहले हमने इन तीनों का मीनिंग समझते हैं और फिर तीनों के बेस पे हमने एक इसको फॉर्मूले के बेस में कन्वर्ट किया, उसको समझते हैं। तो रिटर्न एट जीरो रिस्क का मतलब क्या हो गया, शून्य जोखिम पर अर्जन का मतलब क्या होता है, इसमें होगा कि इसमें जो निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो वापसी, यानी कि जो रिटर्न की जो एस्टिमेट रेट भी इसमें शामिल होगी, इसमें कोई भी बिजनेस रिस्क या फिनेंशियल रिस्क नहीं होगी। ठीक है,
तो दिस इंक्लूड द प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन द प्रोजेक्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क, यानी इस प्रोजेक्ट में कोई भी आपके फाइनेंस और बिजनेस रिस्क नहीं होगी, ठीक है। तो जीरो रिस्क पे आपको रिटर्न हो रहा है, किस पे मिल रहा है, जीरो रिस्क पे, ये ध्यान रखना है। जो शून्य जोखिम पे जो रिटर्न मिल रहा है वो किस में आएगा, रिटर्न एट जीरो रिस्क, जिसमें आप कोई जोखिम नहीं ले रहे हो, ना तो आप बिजनेस की ले रहे हो ना आप फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हो, राइट। तो इसे डिनोट किया हमने KO से, किसे किसे बताया है, KO। KO का मतलब क्या हो गया, KO का मतलब होता है रिस्कलेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। क्या आ जाएगा, रिस्कलेस, जिसमें कोई भी जोखिम नहीं है, ठीक है, रिस्कलेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। और K का मतलब आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, K किससे डिनोट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। और CO किससे डिनोट हो रहा है, जहाँ पे कोई भी जोखिम नहीं है, पहला वाला पॉइंट जो आपका है रिटर्न एट जीरो रिस्कलेस, ठीक है, रिस्कलेस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। बात करते हैं प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क की। तो इसमें देखिए क्या होता है कि पूंजी की लागत जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उसमें जोखिम के लिए प्रीमियम शामिल होता है। अगर आप रिस्क लेते हो, जोखिम लोगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा। सेकंड पॉइंट में क्या हो गया कि जो पूंजी की लागत में जोखिम के लिए प्रीमियम शामिल होता है। इसका मतलब कि बिजनेस रिस्क से मीनिंग क्या हो गया कि जो कह सकते हैं व्यवसायिक जोखिम से तात्पर्य बिक्री के कारण अनुमानित परिचालन लाभ के अनुमान में बदलाव से, यानी बिक्री के कारण जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो चेंजेस आएगा वही कहलाता है बिजनेस रिस्क। यानी कि इसका मतलब क्या होता है सेकंड पॉइंट का, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड प्रीमियम फॉर बिजनेस रिस्क। अगर आप बिजनेस रिस्क लेते हो तो आपको प्रीमियम मिलेगा, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क रेफर टू द चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन सेल्स के कारण जो बदलाव आता है, या हम कह सकते हैं बिक्री के कारण जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो चेंज आता है वो कहलाएगा बिजनेस रिस्क, ठीक है। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में आप ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हो जिस प्रोजेक्ट में आपके एवरेज यानी औसत जोखिम से ज़्यादा अगर आपकी जोखिम जो है वो उच्च जोखिम है, किससे, औसत जोखिम, यानी कि एवरेज कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कॉस्ट नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे एवरेज रिस्क से ज़्यादा अगर आप हाई रिस्क उठाते हो, हायर लेवल रिस्क उठाओगे, हायर रिस्क उठाओगे तो आपको हायर रेट का रिटर्न मिलेगा एक नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा। ये आपको वर्ड याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि अगर आपने एवरेज रिस्क से ज़्यादा रिस्क उठाई, एवरेज रिस्क से हायर रिस्क उठा रहे हो, आप उच्च जोखिम उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, औसत जोखिम से ज़्यादा अगर आप जोखिम उठाते हो, उच्च लेवल की जोखिम उठाओगे तो आपका जो रिटर्न मिलेगा, आपकी जो आय अर्जन होगी वो एक सामान्य दर से ज़्यादा होगी। सिंपल है, बिजनेस का फॉर्मूला होता है जो जितनी ज़्यादा रिस्क लेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है कि बिजनेस रिस्क में जो सेल्स में जो चेंजेस आता है उसके कारण हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेंज होता है। यानी कि आप जितना ज़्यादा हाई लेवल की रिस्क लोगे तो आपको हाई लेवल का रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये बी जो है वो बी किसे डिनोट है, बिजनेस रिस्क प्रीमियम से। ये बी किससे है, बिजनेस रिस्क प्रीमियम, ठीक है, ये बी हो गया। उसके बाद में और इसमें आप सेकंड पॉइंट में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जो भी सप्लायर्स होंगे, आपूर्तिकर्ता होंगे, वो चाहेंगे कि हमने जो जोखिम ली है, व्यवसाय की जोखिम ली है, तो हमें हाई लेवल का, उच्च लेवल का, आपको उच्च स्तर का अर्जन मिलना ही चाहिए। ये इसमें होगा क्योंकि रिस्क लेने पर उसे प्रॉफिट चाहिए। थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क, वित्त जोखिम के लिए प्रीमियम। वित्त जोखिम के प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि इसमें पूंजी की लागत में जो वित्त जोखिम होती है वो शामिल होती है। वित्त जोखिम का मतलब क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा हायर डेप्ट इश्यू करते हो, बहुत ज़्यादा आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर में ऋण है, ऋण पत्र है, तो आप जानते हैं वो हायर रिस्क भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके लिए जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें डेप्ट ज़्यादा है, डिबेंचर ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न भी उतना ज़्यादा कमाना होगा। क्यों रिटर्न ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें इनकी मैच्योरिटी डेट पे इनकी प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है डिबेंचर की, और साथ ही हमें उनके लिए एक जो सर्टन इंटरेस्ट होता है, निश्चित ब्याज होता है, वो भी देना होता है। इसीलिए यहाँ पे एक रिस्क ये होती है कि जब आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, पूंजी ढांचे में डिबेंचर ज़्यादा होंगे तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए, ताकि उनकी मैच्योरिटी डेट पे आप पेमेंट कर सकें उनकी प्रिंसिपल अमाउंट का, साथ ही उनकी ब्याज को आप चुका
चुका पाएँ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी गुडविल को डाउन कर सकता है। तो फिनेंशियल रिस्क में क्या होगा कि फिनेंशियल रिस्क यानी वित्त जोखिम तो उठाओगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम का मतलब है कि आपको क्या मिलेगा, इसमें कोई ना कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड प्रीमियम फॉर फिनेंशियल रिस्क। इससे आपको वित्त जोखिम उठाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रीमियम मिलेगा। अगर आप हायर डेप्ट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रखते हो तो आपको हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कवर करना होगा उस टाइम पीरियड में। आपको प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक तो हमें पेमेंट करना है इंटरेस्ट का और दूसरा साथ में हमें रीपेमेंट करना होता है उनकी प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिबेंचर इश्यू किए हैं उनकी मैच्योरिटी डेट पे। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी इनसॉल्वेंसी का फर्म में हो सकता है, दिवालिया स्थिति आ सकती है अगर आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए फिनेंशियल जो आप रिस्क उठाओगे, वित्तीय जोखिम उठाओगे तो आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। तो हायर रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा जब आप फिनेंशियल रिस्क उठाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आमतौर पर जितने भी आप कैपिटल बजट बनाते हो, पूंजी बजट बनाते हो, उसके लेते समय कैपिटल बजट बनाते समय आपको बिजनेस रिस्क और जो फिनेंशियल रिस्क होता है उसके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि बिजनेस रिस्क और जो आपका फिनेंशियल रिस्क है उसका निर्धारण किया जाता है। तो एफ का मतलब आप समझ गए होंगे कौन सा रिस्क है, फिनेंशियल रिस्क के बारे में, फिनेंशियल रिस्क प्रीमियम। तो के ओ का मतलब हो गया रिस्क लेस कॉस्ट ऑफ फिनेंसिंग, रिस्क लेस जो पहला पॉइंट है। सेकंड बी आ गया बिजनेस रिस्क प्रीमियम और थर्ड आ गया फिनेंशियल रिस्क प्रीमियम। राइट, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं किसके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की विशेषताएं कह सकते हैं। राइट, थैंक यू।